हेलो फ्रेंड्स, हम जो है पढ़ चुके हैं रेडियस मास को, तो पढ़ चुके हैं पहले से ही कि कैसे जो है हमारे पास जो दो मास हुआ करते थे, तो दोनों मास को जो है हम लोग जब सेंट्रल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जोड़ करके जो है और पोजीशन वेक्टर से हम लोग सेंट्रल फोर्स निकाल रहे थे। पोजीशन वेक्टर से जब किसी सेंटर पे सेंट्रल फोर्स निकालते किसी टू पार्टिकल के लिए, तो हम देख रहे थे कि उसमें जो है हमारा जो मास आया करता था म्यू की वैल्यू, वो रिड्यूस मास आया करता था। तो उस रिड्यूस मास का जो है कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स है, सम कंडीशंस फॉर रिड्यूस मास। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला जो कंडीशन है उसमें कि पहला कंडीशन में ये कह रहा है कि अगर जो है हमारा रिड्यूस मास क्या होता है कि दोनों मासों से m1 और m2 से क्या है, अगर कम है तो क्या होगा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम देखते हैं कि इस वैल्यू को अगर लाना है तो हमारे पास जो है जो टर्म है रिड्यूस मास का, ये है फार्मूला हमने निकाला था म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और क्योंकि ये इससे डिराइव होकर ये वैल्यू आया था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो देख रहे हैं कि हमारे पास रिड्यूस मास को जो है लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन m1 एंड 1 अपॉन म्यू इज ग्रेटर देन m1 एक बार इसको कंपेयर कर दो, एक बार इसको कंपेयर कर दो। और फिर जो है हम लोग जो है जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इक्वल टू m1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास m जो है आपका ये वैल्यू जो m1 वाला वैल्यू है वो कम हो जा रहा है और यहाँ पे जो ये वैल्यू कम हो जा रहा है। तो एक कंडीशन तो हमको जो है रिड्यूस मास का ये मिल रहा है आपका ये वाला। और दूसरा कंडीशन क्या मिल रहा है कि हमारे पास जो है अगर दो मास हैं m1 और m2 है, तो इसमें क्या है कि अगर दोनों मास जो है अगर दोनों मास जो है सेम है, m1 भी जो है बराबर है m2 के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जो रिड्यूस मास आएगा इस कंडीशन में मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर अ गिवन total mass m the reduced mass of the two particles system is maximum when the two masses are equal, जब दोनों मास जो है इक्वल होंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है म्यू वही फार्मूला फिर जो है यूज किया जा रहा है रिड्यूस मास का, यहाँ पे रिड्यूस मास का फार्मूला यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा रखा है कि हम जो है देखते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे क्या ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से माइनस 2ab कट जाएगा और जो ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, फिर जो है m1 प्लस m2 का फार्मूला बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं इससे ये जो इसको ला रखा है। फिर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि फॉर म्यू टू बी मैक्सिमम द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम फॉर विच वी मस्ट हैव। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर ये वैल्यू है, एक तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो क्या है, वो मिनिमम होगा, क्योंकि जो है इसमें से ये घटाया जा रहा है। तो अब जो है जब ये मिनिमम होगा तो हम देख रहे हैं कि जब मिनिमम हो जाएगा तो उसको जीरो के बराबर लिख सकते हैं, और जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो m1 इक्वल टू m2, जिसको हम लोग यम कह सकते हैं कि यम दोनों जो है ये यम इसके बराबर है और इससे ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि जब आपका जो है रिड्यूस मास जो है मैक्सिमम तब आएगा जब दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे तो यम स्क्वायर हो गया, ये आपका यम स्क्वायर और 2m, और यम स्क्वायर से यम कट गया तो बचा आपका यम अपॉन में 2। तो ये आ रहा है आपका क्या मैक्सिमम रिड्यूस मास है। तो इस तरह से हम लोग जो है मैक्सिमम रिड्यूस मास को समझ रहे हैं। तो इस लाइन में हम लोग जो है क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिड्यूस मास है इसमें क्या कह रहा है कि अगर जो एक रिड्यूस मास मतलब एक जो मास है इसमें अगर एक मास बहुत ज़्यादा कम है दूसरे मास से, तो किस तरह से इसका कंडीशन बन रहा है। तो कह रहा है इफ देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स देन द रिड्यूस मास इज नियरली इक्वल टू द स्मॉलर मास टू शो दिस। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो एक मास बहुत ज़्यादा कम है m2 से, तो हमारे पास रिड्यूस मास का फार्मूला वही पुराना फार्मूला फिर से म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ऐसा किया जा रहा है कि m2 जो है आपका ज़्यादा है, तो ऐसा करें m2 से जो है ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं। तो m2 से जो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m1 और यहाँ पे हो जाएगा m1 और यहाँ पे एक m1 बच जाएगा m1 बाई m2, उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा m1 बाई m2 हो जाएगा और m2 से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने इसको इधर कर दिया, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे m1 बाई m2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो ठीक है। और इसी को हम लोग चाहें तो इधर लिख सकते हैं 1 प्लस m1 अपॉन में m2, थोड़ा अच्छा लगने के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि जो आपका रिड्यूस मास है लगभग जो है m1 के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या दिख रहा है m1 अपॉन m2। एक तो m1 वैसे ही छोटा है, ऊपर से m2 से डिवाइड हो रहा है तो और छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो जाएगा तो कम से जो है मिनिमम वैल्यू एकदम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बचेगा क्या m1। तो वही क्या जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू लगभग जो है m1 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको उठा करके यहाँ पे लाए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है m1 बाई m2 वही जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एकदम लगभग जो है डिवाइड किया जाएगा तो लगभग जो है किसके बराबर, कम से कम 0 के बराबर। 0 के बराबर नहीं तो कम से कम 0 पॉइंट समथिंग करके अगर आ रहा है तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये m1 है वो क्या है, मच मच लेस देन m2 है। इस तरह से जो है ये तीसरा कंडीशन भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बुक में जो है एक प्रॉब्लम है रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो है कैसे रिड्यूस मास जो है काम करता है उसके बारे में बात हुई है। तो हाइड्रोजन एटम ये मान लीजिए है हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो हम करें प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है, जो आपका मेन सेंटर है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है और उसमें प्रोटॉन है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाना है। हमारे पास प्रोटॉन और जो है क्या है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो अब देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल हो गए और बीच में सेंटर है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होगा और जो प्रोटॉन है उस थोड़ा हैवियर होगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अब प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये दो पार्टिकल हैं, उनको जोड़ करके एक पार्टिकल बनाया गया है, एक वन पार्टिकल जो है रिड्यूस मास प्रॉब्लम को बनाया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो फार्मूला है, जो केस थर्ड हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक मास बहुत कम हो एक मास बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या हमारे पास रिड्यूस मास किस तरह निकाल रहे थे। तो हमारे पास रिड्यूस मास कुछ ऐसा था, म्यू इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल, इस तरह से हम लोग निकाले थे और यहाँ से ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और ये जो बड़ा मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। कितना गुना बड़ा है, 1836 इंटू एम गुना बड़ा है। तो इतना गुना जो है ये आपका प्रोटॉन बड़ा है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है सिंस कि आपका जब देखा जाएगा तो कंपेयर किया जाए कि अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यम है तो ये आपका प्रोटॉन का मास इतना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जब इसी वैल्यू को उठा करके फिर से ला करके चेक किया जाएगा तो देखा जाएगा कि ये जो वैल्यू होगा, क्योंकि एक तो ये पहले ही बहुत छोटा है, ऊपर से जो है इस बड़े से डिवाइड होगा तो और भी छोटा हो जाएगा, तो वो 0.00 समथिंग में आएगा। तो यहाँ पे जो 0.0 समथिंग हो जाएगा तो मतलब कि ओवरऑल जो है वो किसके बराबर होगा, लगभग 1 के बराबर होगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जब लगभग 1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारे पास जो ये यम है, ये जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, वो m के बराबर हो जाएगा। जो रिड्यूस मास होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो मास है, जो स्मॉलेस्ट मास है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझ रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।